नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से हिंदी व्याकरण के इतिहास के बारे में। समग्र हिंदी व्याकरण इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें हम स्वर, व्यंजन का वर्गीकरण, उसके उच्चारण स्थान तथा मानक वस्तुनिष्ठ जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, वो सभी हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को पढ़ाया जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करेंगे हम आज की इस क्लास को। संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खां के द्वारा रचित ब्रज भाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है? तो ब्रज भाषा व्याकरण, जिसके लिखने वाले थे मिर्जा खां। खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी में जोशुआ कैटलर ने लिखा था। किसने लिखा था? जोशुआ कैटलर। हिंदी व्याकरण की जब बात आती है खड़ी बोली की, तो उसको लिखने वाले जोशुआ कैटलर होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर सन 1790 ईस्वी का है। वहीं बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चटर्जी की, तो इन्होंने माना है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण गिलक्राइस्ट ने लिखा है और उनकी रचना क्या है? हिंदुस्तानी ग्रामर, जो सन 1790 ईस्वी की रचना है। हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम व्याकरण है। क्या है हिंदी का प्रथम व्याकरण जो कि अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हुआ है? तो हिंदुस्तानी ग्रामर। और हिंदुस्तानी ग्रामर के लिखने वाले कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है? तो ब्रजभाषा व्याकरण। वही बात करें खड़ी बोली के प्रथम व्याकरण की, तो जोशुआ कैटलर लिखते हैं इसको। वही जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी ग्रामर की रचना की। आगे ही हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें लल्लू लाल की रचना हिंदी कवायद बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी कवायद लल्लू लाल की रचना और कई बार परीक्षा में देखी गई है। अगला महत्वपूर्ण है गोविंद नारायण मिश्र जी का विभक्ति विचार, जो कि कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछी गई है कि विभक्ति विचार के रचनाकार कौन है? तो विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र की रचना है, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। वही कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण, किशोरी दास वाजपेयी का ब्रज भाषा का व्याकरण 1943 ईस्वी, और दूसरा महत्वपूर्ण है हिंदी शब्दानुशासन 1957 ईस्वी। ब्रज भाषा का व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन, ये दोनों रचनाएं कई बार परीक्षा में पूछी गई है। किशोरी दास वाजपेयी की रचनाएं कौन कौन सी? ब्रज भाषा का व्याकरण तथा हिंदी शब्दानुशासन। आगे हम देखेंगे अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरी दास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। क्या कहा है? हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण है ब्रजभाषा का व्याकरण। और इसको लिखने वाले कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। और ऐसा कहते कौन है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी। पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। किसे कहा जाता है हिंदी व्याकरण का पाणिनि? तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। किशोरी दास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से संवलित हिंदी का व्याकरण है। यानी कि ये जो हिंदी शब्दानुशासन वो भाषा विज्ञान से संबंधित है। लिखा हुआ किसका हिंदी शब्दानुशासन? तो किशोरी दास वाजपेयी का। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है। आगे देखिए हिंदी के कुछ प्रमुख व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें श्री पूजन सहाय का ग्रंथ है व्याकरण दर्पण। तो व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? श्री पूजन सहाय की। और इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण से संबंधित विषय वस्तु थे, जिसको आपने देखा, महत्वपूर्ण रचनाओं को देखा। आगे हम चलेंगे। अगला हम देखेंगे मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण, अर्थात हिंदी व्याकरण में जितने वर्ण, जितने शब्द, जितने अक्षर आदि जो भी व्याकरण की दृष्टि से विद्वानों ने माने हैं, तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है? या तो वर्ण उसको कह सकते हैं या फिर उसको अक्षर कह सकते हैं। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही है। तो जो लिखित रूप है उसको वर्ण या अक्षर कहे।
हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 स्वर है तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार की गई है। तो स्वर की बात करें तो 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। आगे हम देखेंगे हिंदी में ध्वनियों का वर्गीकरण। ये तो वर्णों का वर्गीकरण था, अब हम ध्वनियों का वर्गीकरण देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। कितनी ध्वनियाँ हैं? 52 ध्वनियाँ हैं। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब वर्णों की बात करें तो कुल वर्ण कितने हैं? 44, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। वही हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों की बात करें तो कुल 52 ध्वनियाँ हैं। वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण माने हैं। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के बड़े आचार्य हैं और इन्होंने क्या माना है कि वर्ण कितने हैं? 43 है। वैसे सर्वमत से कुल 52 ध्वनियाँ मानी गई हैं। आगे हम देखेंगे मानक हिंदी वर्णमाला को, जिसमें स्वरों की संख्या कुल 11 बताई गई है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अंग तथा आह को हम क्या मानते हैं? अयोगवाह मानते हैं। तो स्वर की बात करें तो मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? अभी हमने पढ़ा था कि 11 स्वर है। वही व्यंजन की बात करें तो कुल 33 व्यंजन है, जो क से लेकर ह तक है। इसमें बात करें संयुक्त व्यंजन की तो श, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है। तो श, त्र, ज्ञ और स्र। वहीं अयोगवाह, जिसमें अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग, ये दो जो है अंग और अह, इसको अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया, अयोगवाह माना जाता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वही द्विगुण व्यंजन भी पूछे जाते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या है? अण और ढ, ये द्विगुण व्यंजन माने जाते हैं। कौन? अण और ढ। तो इस प्रकार स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 श, त्र, ज्ञ, स्र, अयोगवाह 2 अंग और आह, और द्विगुण व्यंजन 2 अण और ढ। आगे हम देखेंगे अनुस्वार अंग तथा विसर्ग अह का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्योंकि इसका योग स्वर के साथ या व्यंजन के साथ नहीं है, इसीलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह ध्वनियाँ पूछी जाती है कि कौन कौन सी है, या फिर ऑप्शन में अंग और आह के में से कोई एक रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अयोगवाह कौन सा है? अंग और आह, अनुस्वार और विसर्ग। आगे देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, ओष्ठ की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों को निम्न ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। हम देखेंगे आगे कि इसके कितने वर्गीकरण किए गए हैं। तो यहाँ पर स्वर, उच्चारण, उसकी मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर तथा ओष्ठ की स्थिति तालिका के अंतर्गत दी गई है। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसको पढ़ सकते हैं एक बार। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है। अबाध गति से अर्थात बिना किसी बाधा के हवा जो है वो मुख विवर से बाहर निकलती है, यानी स्वरों के उच्चारण में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम देखेंगे। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, यानी ये स्वतंत्र उच्चारित है। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। वैसे भी हमने पढ़ा ही था जब हम लिपि पढ़ रहे थे कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी की जो लिपियां हैं वो सभी क्या है? अक्षरिक है। तो सभी स्वर क्या है? अक्षरिक होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये देखिए प्रश्नों में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा विशेषताओं को। वही सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं स्वर, अक्षरिक होते हैं, अल्प प्राण होते हैं तथा घोष होते हैं। आगे हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? एक तो है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के स्थान पर। उच्चारण यानी कि हम कैसे इसका उच्चारण कर रहे हैं, किस स्थान से इसका उच्चारण कर रहे हैं, और प्रयत्न कितना लगा रहे हैं इसको उच्चारण करने में, अर्थात कितना तेज, कितने आराम से, कितने धीमे में। तो उस प्रकार से दो इसके आधार बन जाते हैं। पहला है उच्चारण का स्थान और दूसरा है उसमें लगने वाला बल या प्रयत्न, उसको कह लीजिए तो प्रयत्न स्थान। उच्चारण के स्थान के आधार पर देखिए इस प्रकार से उच्चारण का स्थान है जिसमें क वर्ग के जितने वर्ण हैं क, ख, ग, घ, ङ, ये सभी
कंठ से उच्चारित होते हैं, ठीक है। दूसरा जो च वर्ग है ये तालु से यानी तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दंत्य से, न स र ल ये चारों जो है वो वर्त से यानी दंत मूल से, वही ओष्ठ से प वर्ग, दंत्योष्ठ से यानी निचले होठ और ऊपर के दांतों से जिसको हम कहेंगे दंतोष्ठ से व फ, वहीं स्वर यंत्र यानी काकल्य से क। ये जिसको मैंने सर्कल बना करके रखा है ये सभी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क वर्ग कहाँ से, कंठ से। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत्य ओष्ठ दंतोष्ठ्य, ठीक है। बीच में जो वत्स आता है इसको आप अगले में याद कर लीजिएगा, यानी कि इन पांचों के बाद में। इस प्रकार से क च ट त तथा प वर्ग ये 5 वर्ग बन गए, कंठ तालु मूर्धा दंत्य ओष्ठ, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा वर्त्स्य जिसमें न सरल, न सरल, इस प्रकार से एक ट्रिक से याद रखिएगा, न सरल वत्स्य। जैसे हम बोलते हैं ना कोई साधु संत की वत्स ये सरल नहीं है, तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं, वत्स न सरल। वही ओष्ठ आपने देखा ही, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। वत्स भी आपने ट्रिक से याद कर ही लिया। वही दंतोष्ठ में वफ, दंत्योष्ठ में वफ याद रखिएगा। और स्वर यंत्र यानी काकल्य जो है वो क से काकल्य, क से स्वर यंत्र या काकल्य, आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रकार ट्रिक से याद करना बता रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ज़रूर एक प्रश्न इससे बनेंगे। अब देखिए व्यंजनों के लिए जो दूसरा वर्गीकरण है, उच्चारण स्थान के बाद का जो दूसरा वर्गीकरण है वो है प्रयत्न के आधार पर। पहला था उच्चारण स्थान के आधार पर, अब है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी किया गया विभाजन को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो इसके भी 2 ढंग के होते हैं प्रयत्न। पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर का प्रयत्न का आप मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो आंतरिक प्रयत्न किया जाता है, और बाह्य प्रयत्न यानी कि जो बाहरी रूप से प्रयत्न किया जाता है। ये दोनों ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो 2 भागों में विभाजित किया गया, एक आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो वापस से आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं। एक बार के नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं, जिसमें 3, 4, 5, 6 ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। तो याद रखिएगा आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद? 4 भेद। इसमें से स्पर्श जो व्यंजन है वो तो है ही, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो य, र, ल, व इनको अंतस्थ व्यंजन रखा गया है। इसके अंतर्गत पूछा जाता है कि इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो आपको पता होना चाहिए य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, तभी आप सही उत्तर लगा पाएंगे। ऊष्म व्यंजन है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, यानी तीनों प्रकार के जो श और ह ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। अर्धस्वर की बात करें तो य, व ये 2 अक्षर अर्धस्वर है। वहीं ल पार्श्विक व्यंजन है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है र। अनुनासिक है। जितने भी पंचमाक्षर हैं अंग, या, अण, न, म ये सभी जितने पंचमाक्षर है ये सभी क्या है? अनुनासिक। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अनुनासिक किसे कहा गया है, तो जो पंचमाक्षर होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। तो इस प्रकार अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन तीनों प्रकार के श और ह, अर्धस्वर य, व, पार्श्विक व्यंजन ल, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र, वही अनुनासिक व्यंजन पंचमाक्षर सभी होते हैं। आगे हम देखेंगे इसके दूसरे भाग को। पहला तो देखा आभ्यंतर प्रयत्न, अब देखेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के भी कितने भाग हुए? 2 भाग हो गए। आभ्यंतर के 4 भाग हुए और बाह्य के कितने हो गए? 2 भेद हो गए। इसके अंतर्गत जो प्रयत्न आते हैं वो आते हैं घोष में, अघोष में, महाप्राण में और अल्प प्राण में। ये चारों भेद नहीं है, भेद केवल घोष और अघोष है। जबकि ये प्रयत्न के प्रकार हैं, घोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, इसमें सभी शामिल है, क्योंकि इस प्रकार से भी बाह्य प्रयत्न लगाया जाता है। अगर भेद की बात करें तो केवल 2 भेद है, घोष और अघोष। तो घोष जो है प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण
घोष कहलाता है। ये पूछा जाता है कि घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो प्रथम व द्वितीय वर्ण जो होते हैं वो होते हैं घोष। घोषों की कुल संख्या कितनी है? 12। अघोष क्या है? प्रत्येक वर्ग का जो बचा तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ण। वही महाप्राण की बात करें तो द्वितीय व चतुर्थ वर्ण महाप्राण होते हैं, इनकी कुल संख्या 24 होती है। वहीं अल्प प्राण की बात करें तो जो बचा हुआ प्रथम व तृतीय व पंचम वर्ण, ये तीनों क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, घोष की बात करें तो पहला, दूसरा और बाकी जो है वो 3, 4, 5 ये क्या है? सीधे सीधे अघोष। वही महाप्राण की बात करें तो ये दूसरा और चौथा, और बाकी का जो है वो क्या है? अल्प प्राण। परीक्षाओं में घोष किसे कहते हैं, अघोष कितने होते हैं, महाप्राण, अल्प प्राण, इनके वर्गों को जैसा भी हमने बताया कि द्वितीय वर्ग, चतुर्थ वर्ण, तो इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे हम देखेंगे शब्द भेद। रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? शब्दों के रूपांतर के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, रूपांतर के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं, 2 रूप होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। तो रूपांतर के अनुसार शब्द के 2 भेद हो गए, विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय कहा गया। अब देखिए विकारी में कौन कौन से शामिल हुए तथा अविकारी में कौन कौन से शामिल हुए। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी में है। अविकारी की बात करें तो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये जो 4 है वो क्या हो गए? अविकारी या अव्यय। ठीक है, जितने छोटे छोटे नाम हैं, ट्रिक के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी हो गए, छोटे छोटे नाम। वहीं अविकारी में देखिए 2 शब्द जुड़े हुए, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो इस प्रकार इनको अविकारी कहा गया। ट्रिक के लिए मैं आपको बता रही हूँ। रचना या बनावट के अनुसार, अब देखिए ये तो हो गया रूप के अनुसार, आगे है रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। आप ज़रूर से प्रश्नों में देखिएगा कि किसके अनुसार पूछा जा रहा है। यदि रूप के आधार पर पूछा जा रहा है तो 2 भेद, विकारी और अविकारी। रचना या बनावट के अनुसार पूछा जा रहा है तो 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वही बात करें उत्पत्ति, इतिहास या विकास के अनुसार शब्द के भेद तो 4 भेद हो गए। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 भेद हुए, इतिहास या विकास जो भी कहिए इनके आधार पर 4 भेद हो गए शब्द के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या आगत, ये इसको कहते हैं, तो 4 इसके भेद हो गए। वहीं वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्दों के कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। ठीक है, फिर से यही होते हैं 8 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, है ना, ये सभी 8 भेद जो आप देख रहे हैं ये सभी वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि किसके अनुसार पूछा जा रहा है और अपना सही उत्तर दीजिएगा। रूप के आधार पर 2 है, रचना या बनावट के आधार पर 3 है, वहीं उत्पत्ति, इतिहास एवं विकास के आधार पर 4 है, वाक्य प्रयोग के आधार पर 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने संपूर्ण हिंदी व्याकरण को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया। इसके इतिहास एवं विकास को भी पढ़ लिया। महत्वपूर्ण जो भी तथ्य थे मैंने आपको जो बताए हैं, इसी प्रकार के प्रश्न देखिए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़रूर से ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 बार इसको पढ़िएगा, आपको ज़रूर अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।